हाय बच्चों, वी आर बैक ऑन एड्यूडोस और मैं आपके साथ आज लेकर आई हूँ नन अदर देन आपका पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट जो कि था हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आपने पहला वाला वीडियो तो देखा ही होगा, पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना और ये आपका पार्ट 2 है। बी रेडी फॉर इट। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें से आपको डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। सो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एसिड्स बेसिस की रिएक्शंस विद फ्यू मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये दोनों आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जो कि है आपका एसिड्स एंड बेसिस का रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, हमने देखे थे कि कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं आपके कंपाउंड में जिनको आपने उनका नेचर आइडेंटिफाई किया यूजिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। मानो ये हमारा एक सेटअप है, ये सेटअप में मेरे पास ऐसी एक टेस्ट ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब में मैंने लेकर रखा है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अराउंड 5 to 7 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मैं लूंगी और उसमें कुछ पीसेस ऑफ जिंक डाल दूंगी, जिंक के ग्रैन्यूल्स, छोटे से पार्टिकल्स डाल दूंगी। जैसे ही मैं ये रिएक्शन करती हूँ, जैसे ही मैं जिंक ग्रैन्यूल्स इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मैं डालती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है? आपको वो जिंक ग्रैन्यूल्स के कुछ तो रिएक्शन होगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, समझ में आई, राइट? बट वो होता क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स की जो साइज थी वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है एंड इवेंचुअली वो चले जाएंगे एंड आपको क्या दिखेगा कि कुछ एक गैस लिबरेट हो रही है। अब दिखेगी तो नहीं वो गैस, तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पे लगाकर उसके ऊपर एक रबर कॉक फिट करते हैं। दिस इज योर रबर कॉक। ठीक है, और उस रबर कॉक में से एक डिलीवरी ट्यूब हमने पास किया। वो डिलीवरी ट्यूब हमने पास की है एक सोप सोल्यूशन के बीकर में। सो ये जो आपके पास बीकर है ना, वो बीकर जो है उसमें है सोप का सोल्यूशन। ठीक है, सो ये जो मेरे पास असेंबली थी मेरे टेस्ट ट्यूब की, वो टेस्ट ट्यूब को मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रखा, उसमें 5 ml H2SO4 डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसमें थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स डाले और मैंने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया कि जिंक ग्रैन्यूल्स की जो साइज है वो धीरे धीरे छोटी हो रही जा रही है और कोई तो एक गैस है जो बन रहा है और वो जो गैस है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सोप सोल्यूशन में आ रहा है। जैसे ही वो सोप सोल्यूशन में गैस आता है, कुछ बबल्स दिखते हैं मुझे सोप सोल्यूशन में। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये सारे बबल्स? सो ये जो बबल्स मुझे दिख रहे हैं, ये बबल्स के बहुत ही क्लोज में एक बर्निंग कैंडल लेकर जाऊंगी, तो मुझे वापस कैंडल में भी कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। क्या होगा, ये जो बर्निंग कैंडल है जो मैंने गैस फिल्ड बबल के पास में लेकर गई, तो वो बर्निंग कैंडल जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान या इस पूरे एक्टिविटी के दौरान? मैंने नोटिस किया कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने जिंक डाले तो मुझे विजुअली दिखाई दे रहा है कि जिंक के पार्टिकल्स की साइज छोटी हो रही जा रही है, कोई तो एक गैस बन रही है जो कि बाहर आके सोप सोल्यूशन में मुझे बबल्स दे रही है। और जब मैं उस बबल्स के पास मेरा एक बर्निंग कैंडल लेकर जा रही हूँ, तो वो बर्निंग कैंडल एक पॉप करके साउंड के साथ बर्न हो रही है, एकदम एनलाइट हो रही है। तो ये होता क्यों है और इसकी बेसिक रिएक्शन क्या है? सो इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो कुछ इस तरह है कि आपका जो मेटल है, इसमें मेटल क्या था मेरे पास बच्चा? मेरे पास मेटल था जिंक। जिंक जो है वो रिएक्ट हो रहा है मेरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और वो मुझे बना दे रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 along with liberation of हाइड्रोजन गैस। सो हुआ क्या है इस रिएक्शन में? जो मेरा जिंक था उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर के वीडियो में देखी थी, है कि नहीं? जिंक जो है वो काफी रिएक्टिव है, इसलिए वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और वो बनाएगा जिंक सल्फेट। अब ये जो जिंक सल्फेट है वो है मेरा एक सॉल्ट। क्या है बेटा? वो है एक सॉल्ट, और उसके साथ आपको क्या मिला? आपको मिला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने ये जो रिएक्शन देखी उसमें आपने क्या देखा कि जो मेरा एक्टिव मेटल है इस रिएक्शन में,
ये जो एक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके मुझे देता है एक सॉल्ट, और उसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस। वही गैस जो था वो जो हमारी असेंबली से, ये जो हमारी असेंबली थी, यहां से जो ये गैस जनरेट हो रही थी, ये जो बबल्स दे रहे थे वो बबल्स मुझे मिले हाइड्रोजन गैस के। ओके, तो ये जो गैस हमें मिली, ये जो गैस हमें मिली है वो गैस क्यों मिली है? ये जो गैस हमें मिली है वो है हमारे हाइड्रोजन गैस की। सो हर एक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है। जैसे कि प्रीवियस रिएक्शन की मैंने आपको दिखाई, जिंक जो एक्टिव मेटल है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनाता है और वो आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो एसिड जब भी आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है बच्चा, ये तो आपने एसिड के साथ देखा, बट अगर सेम टेस्ट ट्यूब, सेम असेंबली मैंने रखी, टेस्ट ट्यूब में कौन से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे मैंने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया, NaOH सोल्यूशन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप NaOH सोल्यूशन में जिंक के पाउडर डालो और सेम एक्सपेरिमेंट देखो, आपको क्या मिलेगा? ये जो जिंक NaOH सोल्यूशन जो है वो भी मेरे जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक NaOH में से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सॉरी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपको उसका सॉल्ट मिलेगा जो कि है सोडियम जिंकेट। तो आपका जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में से, बना रहा है आपका हाइड्रोजन गैस और आपको एक सॉल्ट दे रहा है। ये सॉल्ट क्या है? ये सॉल्ट जो है वो है आपका सोडियम जिंकेट। क्या है बच्चा? सोडियम जिंकेट। तो ये जो सॉल्ट आपको मिला है, सेम रिएक्शन हमने प्रीवियसली भी देखी थी कि एसिड जो है, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो तो मिलेगा आपको क्या? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली बेस को मैं जब रिएक्ट करती हूं मेटल्स के साथ तो मुझे बेस भी सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हाँ, बट सारे बेस जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं दे सकते, सारे बेस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं होते। सो स्पेसिफिक बेसेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं वो जिंक के साथ रिएक्ट करके या किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। सो एक्शन ऑफ जिंक या फिर एक्शन ऑफ योर एसिड एंड बेस विथ मेटल results in formation of respective salts along with liberation of hydrogen gas. Clear? Okay. Let's proceed to the next, जो कि है आपकी reactions of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acid. metal hydrogen carbonates को हम metal bicarbonates भी कहते हैं. Okay? सो हमें अब ये देखना है कि एसिड्स जो है आपके वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। उसके लिए भी हम एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से रिवील होती हैं, समझ में आती हैं। सो केमिस्ट्री, हमारा जो साइंस है वो हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, समझ में और याद रहे। ठीक है, सो वापस हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है। अब उस टेस्ट ट्यूब में मैंने 0.5 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम जितना सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका Na2CO3 है, मेटल कार्बोनेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें लो आप अपना सोडियम कार्बोनेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब लो जिसमें आप डालो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। सो आई हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में डालो सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम जितना, दूसरे में 0.5 ग्राम जितना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालो। एट अ टाइम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे।
अब उस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ml जितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगी दोनों टेस्ट ट्यूब में। और मैं कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर भी कोई तो गैस है जो जनरेट हो रही है। अब भाई कौन सी गैस जनरेट हो रही है, और जो मैंने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था उसका बना क्या, उसका हुआ क्या। सो यहाँ पर जो गैस जनरेट हो रही है, आपने वापस यहाँ पर आपका रबर कॉक रखा है, उसमें से एक डिलीवरी ट्यूब ली और वो डिलीवरी ट्यूब को आप एक कंटेनर में लाइम वाटर लेके रखो। अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं होता बच्चे, प्लीज, लाइम वाटर इज नॉट नींबू पानी। लाइम वाटर जो है वो आपका स्लेक्ड लाइम का एक्वेस सोल्यूशन है। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जब पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको मिलता है वो लाइम वाटर। ठीक है, सो आप आपके लाइम वाटर से में वो गैस जो बनेगी उसको डालो, आप उसको पास करो और देखो कि आपको क्या मिलता है। तो जब आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो आपको कुछ दिखाई देता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट, आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, उसने बनाया NaCl जो कि है सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो गैस जो है वो आपके इस डिलीवरी ट्यूब में से बाहर आती है और वही गैस जो है वो आप आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या लाइम वाटर में पास करते हो। सो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई तो एक गैस जनरेट हुई थी। वो कौन सी गैस जनरेट हुई थी बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब ए में मैंने लिया था सोडियम कार्बोनेट, उसको रिएक्ट किया मैंने इट्स डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मुझे क्या मिला, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के फॉर्म में प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली मैं जब टेस्ट ट्यूब 2 को चेक करूंगी तो टेस्ट ट्यूब 2 में था मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसने भी HCl के साथ रिएक्ट किया, बनाया सेम सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड जो है आपका टाटा सॉल्ट, आपका सॉल्ट बना। सो बेसिकली आपके सोडियम का मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, वो आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मुझे देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली। ठीक है, सो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका एवोल्यूशन जो हुआ उसकी हमारे पास एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। क्या थी, हमने देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंफर्मेटरी टेस्ट ये थी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम वाटर में पास करोगे। तो आप जब ये लाइम वाटर में पास करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास करते हो, तब आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, जो लाइम वाटर है, वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो आपका लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी देता है। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसलिए आपके पूरे सोल्यूशन को मिल्की बना देता है। ठीक है, सो जनरेशन ऑफ दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है। मतलब आपके मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से लो, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं तो सॉल्ट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट किया है। अब समझो कि ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास बना है, उसको मैं कैल्शियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में मैं डालूंगी। तो ये जो मेरा लाइम वाटर का मिल्की सोल्यूशन बना बाय पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो मिल्की सोल्यूशन में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डालो, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, तो क्या बनेगा, यू विल गेट दिस सब्सटेंस विच इज वाटर सोल्यूबल, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट्स। ओके, सो ये जो सब्सटेंस है वो वाटर सोल्यूबल है। तो एज इट इज वो जैसे वो बनेगा वो पानी में डिसॉल्व होते जाएगा। तो आपका जो मिल्की टेक्सचर था, आपके लाइम वाटर जो आपका मिल्की बन गया था, वो वापस से अब कलरलेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों होता क्या है, ये जो हम
टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होता है कब, जब आपके एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, सो आपका मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप कंफर्म कर सकते हो बाय टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। अब वो मिल्की लाइम वाटर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डालने से आपको मिलता है एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट्स जो कि वाटर सोल्यूबल है, इसलिए जो आपका मिल्की था लाइम वाटर वो वापस कलरलेस बन गया। ठीक है, सो हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि सारे मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिड बेस मेटल के साथ हमने देखा कि कैसे रिएक्ट करते, मेटल कार्बोनेट्स के साथ देखा, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ देखा, बट ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वैसे देखने जाओगे तो एसिड और बेस जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, मतलब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, अलग अलग हैं। तो मान लो कि एक कोई पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो आपको ये तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वे जब आप आपके एसिड्स और बेसिस को भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करोगे तो वो एक दूसरे के एक्शन को नलीफाई करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इसीलिए एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलो इसके लिए भी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। वो एक्टिविटी कुछ इस तरह है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा 2 ml जितना डाइल्यूट NaOH ले लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थैलीन इंडिकेटर डालो। हमने प्रीवियस वीडियो में ही चेक करा था बच्चा कि फेनोफ्थैलीन जो है वो वैसे तो कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में बन जाता है पिंक इन कलर, राइट। सो जब आपके टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH लिया था, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थैलीन इंडिकेटर डाले तो आपका कलरलेस सोल्यूशन, कलरलेस NaOH सोल्यूशन जो था वो थोड़ा सा पिंकिश हो गया, राइट। तो आपका सोल्यूशन अब जो है वो पिंक कलर का हो गया। अब उसी टेस्ट ट्यूब में मैं थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालूंगी ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये जो पिंक कलर की इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब आपका जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, लाइट होते जा रहा है। एंड इवेंचुअली ऐसा एक पॉइंट आएगा कि आपका ड्रॉप HCl का ऐड करने के बाद कलर धीरे धीरे चला जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन वापस क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब वापस क्या करोगे, उस एसिड में थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालो और चेक करो। अब आप वापस उसी सोल्यूशन में थोड़े से NaOH डालोगे, आपको वापस पर्पल पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये चेंज इन कलर जो हो रहा है बाय एडिशन ऑफ NaOH एंड HCl यूजिंग व्हाट वी आर चेकिंग, फेनोफ्थैलीन। तो हम यहाँ पर फेनोफ्थैलीन जो ले रहे हैं वो आपका इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आपको कलर चेंज दे रहा है, जिसके मदद से आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मेरा जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो रहा है या अब मेरा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो रहा है। बट ये पूरे प्रोसेस के दौरान हमने चेक किया कि फेनोफ्थैलीन अपना कलर जो है वो कभी कभी कलरलेस से पिंक बना रहा है, फिर कभी कभी पिंक से वो धीरे धीरे फेड होकर कलरलेस दे रहा है, फिर वापस कलरलेस से धीरे धीरे पिंक हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब जो एसिड हमने पहले हमने बेस लिया था टेस्ट ट्यूब में, NaOH लिया था, उसमें मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप जब भी एसिड डाला तो वो जो एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अब बेस की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए मेरा पिंक कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, राइट। अब ऐसा एक पॉइंट आएगा कि जितना बेस था उतना एसिड मैंने ऐड कर दिया, दोनों का कलर, दोनों की एक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया। और एक पॉइंट आएगा कि अभी एक ड्रॉप एसिड डालने पर वो ड्रॉप एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा वो ड्रॉप जो हो गया एसिड का, उसकी वजह से एसिड का लेवल बढ़ गया, फेनोफ्थैलीन का चेंज हो गया, कलर कलरलेस बन गया आपको, राइट। सो वो एक एडिशनल ड्रॉप ऑफ HCl ने पर पिंक कलर से आपके टेस्ट ट्यूब में कलरलेस कलर कर दिया, उसको कलरलेस बना दिया, राइट। अब वापस जब मैं उसको NaOH डाल रही हूँ तो अब मेरा जो 2-3 बूंद ऑफ NaOH मैं डालूंगी
तो वो एक्स्ट्रा NaOH हो गया। अब वो एक्स्ट्रा NaOH जो हो गया वो बेसिक मीडियम हो रहा है, राइट। तो बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थालीन क्या कलर चेंज करेगा, कलरलेस से पिंक, करेक्ट, कलरलेस से पिंक बनाएगा। तो इसलिए मुझे वापस वो मेरा पिंक कलर रीअपियर हो रहा है। तो ये एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो नलीफाई करते हैं। इसीलिए जब एक एसिड आपका HCl और एक बेस मानो NaOH एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मुझे देते हैं मेरा सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन में आपके NaOH जो है वो ब्रेक हो रहा है, HCl जो है वो ब्रेक हो रहा है, H और OH जो है वो कंबाइन होकर वाटर दे रहे हैं, और Na+Cl- जो जनरेट हुए थे वो मुझे बना रहे हैं मेरा सॉल्ट, जो कि है मेरा NaCl। तो what is happening over here? Your base and acid are reacting with each other to form salt and water. एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्शंस को नलीफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं और मुझे दे रहे हैं सॉल्ट और वाटर। सो दिस रिएक्शन इन विच एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मुझे देते हैं सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों प्लीज याद रखना, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर मुझे देते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज योर बेसिक रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज बेस एंड एसिड रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट एसिड बेस, पहले हमने देखा एसिड का रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस का रिएक्शन विथ metal carbonates, metal bicarbonates, action of acids and bases with metals। अब हम देख रहे हैं एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटालिक ऑक्साइड। वापस एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक बीकर लेती हूँ और वो छोटे से ग्लास बीकर में मैं डालती हूँ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड में मैं थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगी और उसको कंटिन्यूसली स्टर करूंगी, कंटिन्यूसली घुमाते रहूंगी। मुझे कुछ तो चेंज दिखाई देता है। क्या? कॉपर ऑक्साइड का जो बीकर था, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, जो सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? कलर चेंज मतलब कोई रिएक्शन। क्या रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर है, मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए हम उसे कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। सो हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मेरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ, और मेरा सोल्यूशन जो है उसका कलर चेंज हो गया। तो वो कुछ इस तरह हुआ कि सोल्यूशन मेटल ऑक्साइड जो था मेरा कॉपर ऑक्साइड, उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और मुझे दिया क्यूप्रस क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। सो बेसिकली क्या हुआ, मेरा ये जो मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, उसने HCl में से Cl के साथ रिएक्ट करा, CuCl2 बना, and this 2H+ which are formed, they will react with oxygen to form water, H2O। so basically मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके मुझे देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अभी हमने देखा है ना कि सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है? जब आपका एसिड जो होता है वो आपके बेस के साथ रिएक्ट करे। तो सॉल्ट एंड वाटर बना जब आपका एसिड रिएक्ट करा बेस के साथ। मतलब मैं इससे ये इन्फर करती हूँ कि मेरे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, मतलब मेरा ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो बेसिक है इन नेचर, प्लस कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट होके कॉपर क्लोराइड बना रहा है, कॉपर 2 क्लोराइड दे रहा है। तो ये जो मेरा कॉपर 2 क्लोराइड है उसका एक्वियस सोल्यूशन का कलर है ब्लू ग्रीन। तो आपको ये जो ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है सोल्यूशन का, वो इसलिए है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो गया और उसने बनाया है कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन, इसलिए आपको एक्वियस सोल्यूशन का कलर मिलता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, सो जब
जस्ट नाउ मैंने आपको बोला कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके मुझे सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। सेम रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और आपका प्रोडक्ट हो सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही है यहाँ पर, सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्टेंट भी सेम ही है, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो है बेसिक इन नेचर। तो सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ओके, सो इससे हमें क्या पता चला कि मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। सॉल्ट अगर चेंज हो गया तो आपका सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। समझो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के मैं रिएक्शन देख रही हूँ, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ऑफकोर्स कार्बन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहे जाएंगे, राइट। अब मेरे पास एक है बेस जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये CaOH ट्वाइस जो है बच्चा वो मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो मेरा ये जो बेस है, ये जो मेरा बेस है वो रिएक्ट कर रहा है मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ और मुझे दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है। अगेन सेम थिंग हमने दिखाई दे रही है कि प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। ये कब होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कब होती है? जब आपका बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे। बेस तो है भाई मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसने रिएक्ट करा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड कह रही हूं, ये मेरा एसिडिक हो जाएगा। तो बेस और एसिड कंबाइन होके मुझे देंगे सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट को लेके मैं बता सकती हूँ कि मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, प्लस मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे देंगे सॉल्ट एंड वाटर। एंड योर एसिडिक ऑक्साइड एंड योर बेसिक ऑक्साइड्स जो कि आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब मुझे मिलेंगे सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ओके, अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे हम अब इस एक्टिविटी में? देखो, एक बीकर ले लो, ग्लास बीकर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक आप बीकर ले लो, वो बीकर में आप पहले तो 4-5 सॉल्यूशंस को रेडी रखो, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सो ये कुछ सैंपल्स को आप अपने पास रेडीली अवेलेबल रखो। फिर आप क्या करोगे? एक बीकर ले लो, ठीक है, 2 नेल्स ले लो। वो 2 नेल्स को आप अपनी रबर कॉर्क पे कुछ इस तरह से इम्प्रेग्नेंट करो, मतलब इस तरह से वो 2 नेल्स को कॉर्क के ऊपर फिक्स कर दो। और ये जो आपका रबर कॉर्क था उसको 100 ml के एक बीकर में रख दो, ठीक है। अब ये जो आपके 2 नेल्स हैं उनको एक बैटरी, बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट करो, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करो, राइट। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको लगेगा एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच। स्विच हैज अ की टू ऑन एंड ऑफ, ओके। एंड व्हाट यू कैन डू इज, अब इस बीकर में धीरे धीरे करके ये सारे सैंपल्स डालते जाओ। पहले हम लेंगे सैंपल आपका क्या? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, ठीक है। और मैं स्विच ऑन करूंगी, करंट पास करूंगी, तो मुझे क्या दिखाई देगा? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। किसके साथ? इस बल्ब के साथ। ये बल्ब या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। बल्ब जला मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सही दिशा में जा रहा है, नहीं जला मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया, गड़बड़ कुछ नहीं है, इन्फर कर रहा है हमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डाइल्यूट HCl के साथ आपने देखा, उसके बाद आप अब देखोगे सेम एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज, विद अल्कोहल, विद NaOH, विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। सो आप अलग अलग सैंपल्स के साथ सेम असेंबली में एक्सपेरिमेंट करके देखो कि भाई हर बार नया सैंपल डालने के बाद ये बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। एंड आप अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। तो आप जब ये देखते हो कि भाई बल्ब जला कि नहीं जला, तो आपने ये चीज नोट डाउन की
कि एसिड जब मैंने डाला था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंने लिया, तो ये बल्ब जला अपने आप, की ऑन करते ही अपने आप बल्ब जला। तो ये बल्ब जला कैसे? कुछ इस तरह से। सेम अगर मैं NaOH के साथ देखूंगी या KOH के साथ देखूंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखूंगी, तो बल्ब जलता है। बट ग्लूकोज के साथ, अल्कोहल्स के साथ ये बल्ब नहीं जलता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज, अल्कोहल ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, जबकि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, ये जो एसिड्स और बेसिस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो बल्ब ग्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस सोल्यूशन से पास हो सकता है। देयर कैन बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशंस। ये जो सोल्यूशन आपने लिए थे, वो सोल्यूशन में मान लो मेरे पास था HCl, तो ये होता क्या है कि HCl जो है वो डिसोसिएट होके मुझे देता है H+ और Cl-, मतलब मेरे पास जनरेट हुए हैं आयंस, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, एक कैटायन और एक एनायन। तो ये जो आयन है वो जनरेट होते हैं जब आपका सैंपल हो एसिडिक या बेस। मान लो कि NaOH मेरे पास एक बेस का सैंपल है, वो भी डिसोसिएट होके मुझे बनेगा Na+ एंड OH-, सो एक कैटायन और एक एनायन। सो ये जो आयंस हैं वो एक्वेस सोल्यूशन में या मोल्टन कंडीशन में मूव हो सकते हैं। सो माइग्रेशन ऑफ दिस आयन इन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए। तो ये एसिड्स और बेसिस जो है वो डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होने के बाद वो आयंस जनरेट करते हैं। ये आयंस जो है, ये आयंस मान लो आपके एसिड के पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको H+ और Cl- बनेगा। सिमिलरली HNO3 में H+ और NO3- बनेगा। H2SO4 में 2H+ एंड SO4- बनेगा एंड सो ऑन। तो ये सारे एसिड्स हैं, हर एक एसिड जो है वो H+ आयंस जनरेट करेगा अलॉन्ग विथ सम एनायन, राइट। सो हर कैटायन और हर एनायन जो है वो रिस्पेक्टिव उल्टे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, वहां पर जाकर वो रिएक्ट करेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो हुआ। ग्लूकोज, अल्कोहल डिसोसिएट नहीं हो पाते आयंस में, इसीलिए वहां कोई आयन जनरेट नहीं होते। आयंस जनरेट नहीं होते तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही नहीं सकती। तो बेसिक क्या हुआ, हमने क्या देखा कि सारे एसिड्स जो थे उनमें H+ आयन था, जो मिलाकर जब वो डिसोसिएट हुए, डिसोसिएट होने के बाद सब एसिड के पास सेम कॉमन कैटायन था H+। वो कैटायन और रिस्पेक्टिवली एनायंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए केपेबल हैं, इसीलिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, राइट। बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब सारे एसिड्स डिसोसिएट करके मुझे क्या देंगे, H+ आयन इन द एक्वेस सोल्यूशन, ठीक है। और ये H+ आयन ही तो है जो आपके सोल्यूशन को या आपके सब्सटेंस को एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हमने आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अर्हेनियस थ्योरी। What it says, anything which is any substance जो आपको एक्वेस सोल्यूशन में, मतलब कोई सब्सटेंस को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो और वो आपको H+ आयंस जनरेट कर सकता है, H+ आयंस देता है, मतलब कि वो एसिड है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि सारे एसिड्स आपको एक कॉमन कैटायन दे रहे हैं जो कि आपका H+ आयन, और वो H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो ही आपके एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। और अगर मैं NaOH ले रही हूँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं देखूंगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसोसिएट होकर मुझे Na+ और OH- आयंस दे रहा है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस डिसोसिएट होकर मुझे Ca2+ और 2OH- आयंस दे रहे हैं। सो ये जो डिसोसिएशन हो रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि एनायंस जो है वो कॉमन है, OH- आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस जिसे हम कहते हैं। सो सारे एसिड्स में कॉमन क्या है, सारे एसिड डिसोसिएट होके मुझे H+ आयन देंगे, आपका कैटायन देंगे H+ आयन,
और सारे बेसिस डिसोसिएट होकर मुझे OH माइनस आयंस देते हैं, जो कि है मेरा कॉमन इन ऑल बेसिस, राइट। सो हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, ऐसे कंपाउंड्स जो डिसोसिएट होकर मुझे H+ आयंस देते हैं वो एसिडिक हैं, और जो भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, OH माइनस आयंस हैं, वो अल्कलीज होते हैं, वो बेस होते हैं, और यही आपका कॉमन है आपके सारे एसिड्स और बेसिस में। ओके, सो इन दिस सेशन हमने कोशिश करी है कि आपके एसिड्स और बेसिस की आप रिएक्शंस देखो, समझो और याद रखो। भाई समझने और याद रखने में कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं, समझ तो हम चुके हैं। सो हमने इस वीडियो में देखा है कि आपके एसिड्स और बेस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो मेटल्स के रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना सके और हाइड्रोजन गैस दे सके। आपके एसिड्स और बेस मेटालिक कार्बोनेट्स और मेटालिक बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके भाई मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, जो कि है सॉल्ट एंड वाटर, राइट। एसिड्स को जब मैं मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मुझे मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस को जब मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हूँ तब मुझे मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्रीवियस पार्ट की आपके सारे एसिड के पास होगा कॉमन कैरेक्टर जो कि है आपका H+ आयन, और सारे बेसिस के पास होगा आपका कॉमन कैरेक्टर जो कि है आपका OH माइनस आयंस। सो विद दिस आई एम कन्फाइनिंग कि आपके सारे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपकी NCERT के बुक्स में हैं वो सब कवर हो चुकी हैं। तो इसलिए बच्चों मैं ये सेशन यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन पार्ट के साथ। ओके, सो टिल देन बच्चों, सी या, बाय बाय, टेक केयर।